अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो है वो 3 एक्ट हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। कौन कौन सा एक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा? एक है जी पीरा एक्ट 2024, उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है, और थर्ड जो है वो प्राइस कंट्रोल एक्ट है। ये 3 एक्ट जो है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगे। ये आप जाके जो है वो उसको चैनल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो चौथा एक्ट है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, पंजाब एक्ट 1912। ये 1912 का जो है वो एक्ट है। आज जो है वो हम इसका प्रियम्बल देखेंगे और ये देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर समझ लें कि आपको पूरे का पूरा लॉ जो है वो अंडरस्टैंड करना आसान होगा। तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे जिनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी, वो भेज रहे थे मैसेजेस कि हमने टेस्ट और नोट्स वगैरह जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे एडमिन से राब्ता कर लें, तो ये आपको जो है वो गाइड कर देंगे इससे रिलेटेड। अच्छा जी, द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912। सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे कॉलोनाइजेशन क्या है और ये एक्ट जो है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों इसको बनाया गया। अगर अगर आप गौर करें तो 1912 को जो है वो ये एक्ट जो है वो यहाँ पर नाफिज किया गया। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आप गौर करें तो 1857 को पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत कायम हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद जो 1912 का दौर है वो कौन सा दौर है? वो ब्रिटिश दौर है। तो इस दौर में इनको कॉलोनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कॉलोनाइजेशन का मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब है आबादकारी। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आए थे। उन्हें पता था कि हम ज्यादा लंबे अरसे तक यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते, इन लोगों को ज्यादा अरसे तक महकूम बना के नहीं रख सकते। उनका पर्पस ये था कि वो यहाँ से पैसा कमाएं। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस जमाने में, और वो पैसा भी कमाना चाह रहे थे। ठीक है, और उनका पर्पस ये था कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, उससे उससे वैल्यू जनरेट की जाए, उससे वेल्थ क्रिएट की जाए, और उसे यूके या यूनाइटेड किंगडम लेके जाया जाए, और वहां पर जो है वो रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल किए जाए। इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जो जमीनें पड़ी थी गवर्नमेंट की, जो खाली जमीनें बैरन लैंड्स पड़ी हुई थी, उनकी कॉलोनाइजेशन शुरू की, उनकी आबादकारी शुरू की। यानी लोगों को जो है वो लीज पे, रेंट पे जो है वो देना शुरू की। ठीक है, ताकि उससे कुछ ना कुछ जो है, उससे दो चीजें होंगी। एक तो जो है वो उससे इनको पैसे मिलेंगे, या फिर जो है वो वहां से इनको प्रोड्यूस मिलेगी, फसल मिलेगी। ठीक है, और वो उसको, वो जो ग्रेन्स वहां से मिलेंगे उसको वो अपने मुल्क भेजेंगे और वहां पर लोगों के इस्तेमाल में आएंगे। तो ये बेसिकली इसका पर्पस था। तो आए इसको देखते हैं कि फर्दर इसमें कौन कौन से सेक्शंस मौजूद हैं। अगर सेक्शंस को देखें तो इसमें जो पहला सेक्शन आपको नजर आ रहा है, दैट इज टाइटल एंड एक्सटेंट। ठीक है, ये हर एक में होता है। दूसरा सेक्शन रिपील हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। यानी इसमें कुछ ऐसा होगा जिसको वक्त के बाद कैंसिल कर दिया गया, यानी कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा। असल में ये जो लॉ है ये अंग्रेज दौर का बना हुआ है, तो बहुत सारी चीजें इसमें से तब्दील की गई होंगी। जारी बात है, जब मुल्क आजाद हो गया तो उसके बाद जो ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल जो है वो गुलामी से रिलेटेड थी, ठीक है, या कॉलोनियल पीरियड से रिलेटेड थी, उनको यहाँ से खत्म कर दिया गया होगा, एग्जेम्प्ट कर दिया गया होगा, या रिपील कर दिया गया होगा। लॉ की लैंग्वेज में इसको रिपील कहा जाता है। उसके बाद है जी डेफिनेशंस, ये सेक्शन 3 के अंदर होंगी। सेक्शन 4 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ एक्ट है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 5 जो है पावर टू विड्रॉ अ कॉलोनी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेनेंसी लॉ सेक्शन 6 है। 7 जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड पंजाब टेनेंसी एक्ट है। उसके बाद सेक्शन 8 और 9 जो है वो रिपील्ड है, यानी कि उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद सेक्शन 10 आ जाता है, इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ टेनेंसी। सेक्शन 11 है लीगल इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन है, टेम्परेरी एब्सेंस है। सेक्शन 13 जो है वो entries in the record of rights or in annual record to be equivalent to the entries in the register issued under Act 3 of the 1893। उसके बाद सेक्शन 14 है position of tenants। सेक्शन 15 है purchaser to be tenant pending payment in full purchase money। ये क्या होते हैं, ये सारे हम साथ साथ देखेंगे, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद सेक्शन 16 देखें, फॉल्स इंफॉर्मेशन बाय टेनेंट एक्सचेंज है। उसके बाद 18 में राइट्स ऑफ टेनेंट है। उसके बाद 19 में ट्रांसफर ऑफ द राइट्स टू बी वॉइड है। इसी तरह से देखें, अगर टोटल अगर सेक्शन देखें इसके, तो वो 38 के अराउंड है जी। 38 इसके सेक्शन है, 4 चैप्टर हैं और 2 स्केड्यूल्स। मैं इसको जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। सेक्शंस कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है। आप 38 चैप्टर 2 और स्केड्यूल, स्केड्यूल जो है वो भी 2 है, 1 एंड। तो ये है जी एक ब्रीफ सी समरी इस एक्ट की। फर्दर इसको देखते हैं कि इसमें इसके अलावा और क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे जी ये जो एक्ट है ये इम्प्लीमेंट कब होता है? 21 जून 1912 को। ये जो डेट होती है ना, ये गजट नोटिफिकेशन की डेट है, यानी ये गजट में नोटिफाई हो गया। ठीक है, जो भी जो है वो नोटिफिकेशन होता है, जो भी नया एक्ट बनता है, जो नई
अपॉइंटमेंट्स होती हैं ग्रेड 17 एंड अबव से, इसीलिए उनको गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है कि उनका नाम गजट में आ रहा होता है, ठीक है। तो उन सबको जो है वो ऑफिशियल गजट के अंदर, ऑफिशियल गजट क्या होता है, अच्छा अब सवाल ये है, अब बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर ऑफिशियल गजट क्या है, तो ये भी चले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये आप इसको ये समझ लें कि ये एक आप ये समझ लें कि गजट जो है वो गवर्नमेंट का एक मैगजीन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक मैगजीन होता है जिसके अंदर जो भी जो है वो नई चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, लोगों को हायर किया जा रहा है, कोई नया एक्ट बन रहा है, ठीक है, उसको वक्तन फवक्तन उसमें शाया करते रहते हैं। तो ये चूंकि आम मैगजीन्स की तरह ये कमर्शियल नहीं होता, तो इसके लिए इतना ज्यादा इसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, पढ़ने में जो है वो इतना ज्यादा ये बड़ा ड्राई सा होता है, ठीक है। लेकिन यह है कि इसके अंदर जो भी नोटिफिकेशंस नए हो रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो नए लॉज बन रहे होते हैं, जो गजटेड ऑफिसर्स हायर हो रहे होते हैं, ठीक है, ग्रेड 17 एंड अबव के जो ऑफिसर्स हैं वो हायर हो रहे होते हैं, वो उन सब का नोटिफिकेशन भी जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है, इसीलिए उनको गजेटेड ऑफिसर्स कहा जाता है। और ये गजट जो है वो इसका ये वक्तन फोक्तन जो है वो शाया होता रहता है, और आप इसको देख भी सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा कि ये पंजाब का एक्ट 5 है 1912 का, 1912 का ये पांचवा एक्ट है, ठीक है। जो पहला एक्ट है ना उसको कहा जाएगा एक्ट 1 1912 में, एक्ट 1 ऑफ 1912, ठीक है। जो दूसरा एक्ट बनेगा बना हुआ होगा उसको कहा जाएगा एक्ट 2 ऑफ 1912, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, ये एक्ट 5 है। इसका मतलब ये है कि 1912 में इससे पहले चार एक्ट मजीद बन चुके होंगे किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। तो किसी भी चीज के ऊपर जो है वो बने हो, लेकिन ये चौथा एक्ट है। लाजमी नहीं है कि वो लैंड से रिलेटेड ही हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो। तो ये बता रहा है कि ये जो है पांचवा एक्ट है 1912 का। ये हर एक्ट के अंदर ये ऐसे ही लिखा होता है, और ये इंप्लीमेंट कब होता है, 21 जून 1912 को, यानी जिस दिन इसका गजट नोटिफिकेशन होता है या इसको नोटिफाई किया जाता है। अच्छा आप जी पर्पस देखें, इसका पर्पस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये पर्पस है इस एन एक्ट टू मेक द बेटर प्रोविजन फॉर द कॉलोनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स इन द पंजाब। एन एक्ट टू मेक बेटर प्रोविजन, ठीक है, बेटर प्रोविजन। प्रोविजन जो है वो लॉ की शिकें होती हैं, ठीक है, प्रोविजन क्या होता है, लॉ की शिकें होती हैं। फॉर द कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन मतलब आबादकारी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उनकी जो देखभाल वगैरह है, ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स इन द पंजाब, आबादकारी और फिर उसके बाद उसका जो इंतजाम और इंसराम है उसको संभालने के लिए जो है वो ये एक्ट बनाया गया है। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर द कॉलोनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड्स इन पंजाब, ठीक है, इट इज एक्सपीडियंट टू मेक बेटर प्रोविजन, ठीक है। तो बेटर प्रोविजन के लिए जो है वो क्या क्या कुछ किया गया है, इट इज हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलो, ये इस तरह से जो है इसको इनेक्ट किया गया है, जो कि हम नीचे फर्दर सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी सेक्शन नंबर 1, टाइटल एंड लोकल एक्सटेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट पंजाब 1912, ये इसका टाइटल है, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज। अच्छा ये सारे के सारे पंजाब के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ट्राइबल एरियाज के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब बच्चों ट्राइबल एरियाज क्या है, ट्राइबल एरियाज जो है अगर पंजाब के अंदर देखा जाए तो ट्राइबल एरिया, अगर आप में से कोई डेरा गाजी खान गया हो खान, तो वहां पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है फोर्ट मनरो, फोर्ट मनरो, ठीक है, छोटा सा हिल स्टेशन है, वहां छोटा सा फोर्ट भी बना हुआ है, किसी अंग्रेज के नाम पे है ये। और इस तहसील को, ये एक तहसील है डीजी खान, क्या है, तहसील है, और इस तहसील का क्या नाम है, इसका नाम है ट्राइबल एरियाज। इस तहसील का नाम ही ट्राइबल एरिया है, ठीक है। तो इसको ट्राइबल एरिया कहा जाएगा। यहाँ के रूल्स अलग होते हैं, यहाँ की पुलिस अलग होती है, यहाँ सब कुछ अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे वो वाले लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते जो कि बाकी जगहों पे होते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो ट्राइबल एरिया को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 2 जो है वो क्या है, रिपील का है। द गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट 1893 इज हेयर बाय रिपील। 1893 में जो एक्ट दिया गया था उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर रिपील कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो 1912 का एक्ट है इसने क्या किया, रिप्लेस किया है गवर्नमेंट टेनेट पंजाब एक्ट 1893 को। उसके बाद सेक्शन 3 के अंदर आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन। इसका जो स्टार्ट है ये आपने बड़े गौर से देखना है, अगर आपको स्टार्ट समझ में आ गया तो सारे का सारा जो है वो समझ आ जाएगा। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको देखना है। कलेक्टर का क्या मतलब है, कलेक्टर का मतलब है मींस द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज डिस्क्राइब्ड इन वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। कलेक्टर जो है वो शख्स है जो कि जैसा कि उसकी डेफिनेशन दी गई है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 97 के अंदर, एंड इट इंक्लूड्स, मैं आपको पहले इसको पढ़ के इसकी ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका पर्पस बताऊंगा कि एक्चुअल में कलेक्टर होता क्या। एंड इट इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, to perform all or any of the functions and exercise all or any of the powers of the collector under this act and
any colonization officer या assistant colonization officer appointed as such before the commencement of this act, whether or not such officer was by notification appointed to perform all or any of the functions of the deputy commissioner under the act hereby repealed। ठीक है, अंडर द एक्ट hereby repealed का मतलब ये क्या है कि वो 1893 वाले एक्ट को यहाँ पर रेफर कर रहा है। अब देखो सबसे पहले वो क्या है, कलेक्टर कौन होता है बच्चों। कलेक्टर जो है ना वो आमतौर पे डीसी के पास ये पावर होती है। कलेक्टर जो है वो डेजिग्नेशन नहीं है, ये क्या है, एक पावर है, सही है। और ये पावर जो है वो किसकी है, ये पावर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बच्चों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपकी एक ऐसी हायरार्की है जिसको सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हेड कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कमिश्नर्स होते हैं, रेवेन्यू कमिश्नर्स होते हैं, और उसके बाद इसमें एडीसीआर होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। उसके बाद इसमें एसी होता है, एसी भी इसी हायरार्की के अंदर आता है, ठीक है। और अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर भी जारी बात है, एसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम भी कर रहा होता है, लेकिन बीओआर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका काम भी कर रहा होता है। अब उसके बाद एसी के बाद कौन आता है, तहसीलदार आता है। एसी के बाद आगे फर्दर तहसीलदार, आपने देखा होगा ना कि महकमा माल का स्टाफ है जी, तहसीलदार रेवेन्यू का स्टाफ है, तो वो यही होते हैं। तहसीलदार के बाद जो है वो गर्दावर है, नायब तहसीलदार भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गर्दावर आ जाता है, उसके बाद होता है जी पटवारी। तो ये मैंने आपको जो है ना वो एक सरसरी सा बता दिया कि ये जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है वो हायरार्की होती है, ठीक है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर कमिश्नर जो है वो कमिश्नर जो है वो वैसे रेवेन्यू को देखता है। फिर कमिश्नर के अंदर जो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू होता है, ठीक है। फिर डीसी के नीचे जो है डीसी भी जो है वो रेवेन्यू को देखता है, लेकिन उसके लिए स्पेशलाइज एक बंदा मौजूद होता है जो डीसी को असिस्ट करता है, वो एडीसीआर होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। इसी तरह से एसी जो है वो सारे के सारा पाबंद होता है कि वो जो भी है वो काम करे। अब बच्चों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया क्यों जाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम क्या है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम जो है वो जमीन का जो टैक्स, ठीक है, अबियाना वगैरह है वो इकट्ठा करना होता है। गवर्नमेंट जो है जो भी लैंड वगैरह एक तो उसका काम यह है कि जो गवर्नमेंट की लैंड्स है उनका ख्याल करना है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो लैंड है टेनेंट वगैरह को दी हुई है, लीज पे दी हुई है, ठेके पे दी हुई है, उन लैंड्स का जो है वो उन्होंने ख्याल करना होता है। दूसरा जमीन का जो टैक्स होता है वो भी इन्होंने ही कलेक्ट करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेवेन्यू कलेक्शन का जो है वो एक इदारा है, इसीलिए इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू कलेक्शन का इदारा, इसलिए क्या कहते हैं इसको, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। और ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये अंग्रेज दौर से मौजूद है। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। इसमें जो कलेक्टर है, अब सवाल ये आ गया कि कलेक्टर क्या होता है। अब जो कलेक्टर जो है वो एक पावर का नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कलेक्टर जो है वो एक ओहदे से ज्यादा एक पावर का नाम है। तो क्या किया जाता है कि ये पावर आमतौर पर डीसी को दे दी जाती है, ठीक है। डीसी को क्या बना दिया जाता है, कलेक्टर। अब कलेक्टर जो है वो एक इख्तियारात हैं, बहुत सारे बेशुमार इख्तियारात हैं कि आप जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को सील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। उससे अपना रेवेन्यू जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो इसी कलेक्टर की पावर है कि वो लैंड रेवेन्यू के एरियर के तौर पे जो है वो लोगों से वसूलियां कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कलेक्टर है ये बड़ा पावरफुल ऑफिसर होता है। और आमतौर पे ये जो कलेक्टर के इख्तियारात हैं ये किसको दिए जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास होते हैं, ठीक है। एसी को भी दिए जा सकते हैं, किसी को भी दिए जा सकते हैं। एसी को आमतौर पे असिस्टेंट कलेक्टर के इख्तियारात दिए जाते हैं, और कलेक्टर के इख्तियारात डीसी या एडीसीआर वगैरह के पास होते हैं। इसके अलावा जो मजीद अफसरान है, अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो उनको भी वो इख्तियारात दे सकता है। अच्छा जी, कलेक्टर मींस द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कलेक्टर मींस द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज डिस्क्राइब्ड, ये डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है जी, एज डिस्क्राइब्ड इन वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। 1967 का जो वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है, यानी इसको डिफाइन किया गया है, क्या वो कहता है, डेफिनेशन वही है जो वहां पे है। एंड इंक्लूड्स, कौन कौन है जी, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक ऐसा ऑफिसर है जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपॉइंट किया है टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस, तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए या कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो उसने बताए हैं। एंड एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ कलेक्टर, और कलेक्टर की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर। एंड एनी कॉलोनाइजेशन ऑफिसर और असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच, या फिर कोई कॉलोनाइजेशन ऑफिसर आपने हायर किया है या असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर हायर किया है, ठीक है, अपॉइंटेड एज सच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले, यानी कि वो जो 1893 वाला एक्ट था उसमें कॉलोनाइजेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर्स भी मौजूद थे। whether or not such officers was by notification appointed to perform all or any of the functions of a deputy commissioner under the act hereby repealed, चाहे वो जो ऑफिसर है वो डिप्टी कमिश्नर है या कोई और है। इसका मतलब ये है कि उसने ये कहा कि ये जो पावर है सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के लिए मुख्तस नहीं है, ठीक है।
ये पावर जो है किसी और को भी दी जा सकती है। तो इस जो पहले एक्ट रिपील हो गया उसके तहत जो है, चाहे वो बंदा डीसी था या कोई और था, ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है, कलेक्टर की पावर दी जा सकती है, ही कुड बी द कलेक्टर। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ये ईडीओआर, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। ये आमतौर पे क्या होता है, ये एडीसीआर होता है आपका, ठीक है। अब ये कलेक्टर जो है मैंने बताया पावर है, ये जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ये एक डेजिग्नेशन है, ठीक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो होता है उसको एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू भी कहा जाता है। इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एंड एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू अंडर दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो है वो सारी की सारी पावर्स क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, जो कि उसको दी गई होती है किसकी तरफ से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। अब आप कहेंगे कि जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सर आपने जो हायरार्की बताई है इसमें ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा। तो बच्चों ये जो है ना, ये एडीसीआर जो है ये ही एक्सेल में EDOR है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू यही। उसके बाद देखें जी कॉलोनी की बात करते हैं। कॉलोनी मींस एनी एरिया टू विच दिस एक्ट शैल बी अप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट एनी एरिया टू विच द गवर्नमेंट टेनेट्स पंजाब एक्ट 1893 हैज बीन अप्लाइड। कॉलोनी का मतलब है कोई भी एरिया जिसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट इस एक्ट को अप्लाई कर दे, वो क्या है, वो कॉलोनी है। बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर अप्लाई कर देगी, अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट एनी एरिया टू विच द गवर्नमेंट एक्ट 1893 हैज बीन अप्लाइड। अदरवाइज जो है वो क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई और जो है वो ऑर्डर दे, लेकिन इसके बगैर अगर कोई ऑर्डर गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो जो एक्ट 1893 था उसके तहत भी जो जमीनें थी, कॉलोनी थी, उनके ऊपर भी जो है वो ये एक्ट अप्लाई होता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 1893 का जो एक्ट है उसको अपने रिपील किया तो जहां जहां पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा था वहां पे इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो गई, ठीक है, अब उसके लिए कोई लॉ नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। उसने कहा है कि ये उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अदरवाइज डायरेक्ट, अगर अनलेस द गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट का मतलब ये है कि जब तक गवर्नमेंट ने कोई और उसके बारे में जो है वो डायरेक्शंस नहीं दी तब तक जो है वो यही अप्लाई होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में उसके बारे में कोई और फैसला कर लेती है तो उसको जो है वो सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा उस लॉ के मुताबिक, लेकिन सो फार जो है वो यही लॉ जो है वो उसको देखेगा। अब इसके बाद है जी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब क्या है, प्रिस्क्राइब जो है ना, अगर हमने पहले एक्ट पढ़े थे प्रिस्क्राइब का मतलब तजवीज करदा भी था, लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब है सैंक्शनड, मंजूरी, गवर्नमेंट की मंजूरी। प्रिस्क्राइब्ड मींस सैंक्शन बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मंजूर शुदा है, अंडर दिस एक्ट और अंडर द एक्ट हियर बाय रिपील्ड, इस एक्ट के तहत या 1893 के एक्ट के तहत जो कि रिपील हो गया, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम देखेंगे इसका मतलब होगा सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब है अप्रूवल देना, मंजूरी देना। नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों हमारे पास है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब है लैंड के अंदर कोई इंप्रूवमेंट की गई है तो उसको इंप्रूवमेंट कहा जाएगा। इंप्रूवमेंट मींस विद रेफरेंस टू अ टेनेंसी, ठीक है, टेनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। एनी वर्क विच इज सुटेबल टू द टेनेंसी एंड कोई भी ऐसा काम जो कि टेनेंसी टेनेंट के लिए सुटेबल है, यानी कि कुआं बना दिया गया, टेनेंट को फायदा होगा ना, ठीक है। जिसने जमीन ठेके पे ली हुई है या रेंट पे ली हुई है उसको कुएं का फायदा होगा, जारी बात है, वहां से पानी निकालेगा, अपने जानवरों को भी पिलाएगा और जमीन को भी लगाएगा। एंड कंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑन विच इट इज हेल्ड, ठीक है, और कंसिस्टेंट है उन कंडीशंस के ऊपर जिस कंडीशन के ऊपर उसकी टेनेंसी जो है वो स्टैंड कर रही है। जाहिर बात है, जब उसको टेनेंट बनाया गया, जब उसको टेनेंट कहते हैं, टेनेंट बच्चों किसे कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा, वैसे टेनेंट कहते हैं किराएदार। तो जो किरायादारी का जो माहिदा है उसके तहत जो भी कंडीशंस हैं, जारी बात है ये उसके लिए भी सूटेबल है, उसके साथ कंसिस्टेंट भी है, बाय विच द वैल्यू ऑफ द टेनेंसी हैज बीन एंड कंटिन्यू टू बी इंक्रीज, जिसकी वजह से फायदा ये हुआ कि जो टेनेंसी की वैल्यू है वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। अब देखिए अगर कुआं लग जाए, या पुराने जमाने में कुएं होते थे इसलिए कुएं का जिक्र है, आजकल के दौर में जो है वो ट्यूबवेल होते हैं, अगर आपकी जमीन पे ट्यूबवेल लग जाए और आपको जो है वो, तो उससे क्या होगा, आपकी जारी बात है आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जमीन की। बिकॉज इससे पहले अगर आपको नहरी पानी जो है वो नहीं मिल रहा तो आप बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे या तो आप नहरी पानी का इंतजार कर रहे हैं या बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है वो आपके पास ट्यूबवेल मौजूद है या कुआं मौजूद है तो आप क्या करेंगे, वहां से पानी निकालेंगे और जमीन को सैराब कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इससे आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। एंड विच इफ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द टेनेंसी इज आइदर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फॉर इट्स बेनिफिट और आफ्टर एग्जीक्यूशन मेड डायरेक्टली बेनिफिशियल टू इट, ठीक है। एंड इफ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द टेनेंसी इज आइदर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फॉर इट्स बेनिफिट, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट के अंदर वो चीज नहीं भी है ना,
और डायरेक्टली जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, उसका कोई ना कोई फायदा हो रहा है जमीन को, तो भी जो है उसको इम्प्रूवमेंट ही कहा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन वन इसकी इसने क्या बताई, अब थोड़ा सा उसने ना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। इट इंक्लूड्स अमंग अदर, ठीक है, इट इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों के अलावा इसमें क्या क्या कुछ शामिल है। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कोई कुआं बनाया है, ऑन एंड अदर वर्क्स ऑन द स्टोरेज और सप्लाई ऑफ वाटर, या स्टोरेज या सप्लाई ऑफ वाटर के लिए जो है कोई और काम कर लिया। ठीक है, छोटी सी कोई पौंड बना लिया, कोई तालाब बना लिया, ठीक है, कुछ छोटी मोटी सी झील बना ली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे गांव में जो है वो अपने तालाब अक्सर देखे होते हैं, तो ऐसा कोई काम कर लिया तो वो क्या है, वो भी इंप्रूवमेंट है। उसके बाद क्लॉज डी क्या कहती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क फॉर द ड्रेनेज एंड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड, ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया और फ्लड के लिए जो है कोई पुश्ते वगैरह बनाए। पुश्ते का मतलब क्या होता है, कोई इम्बैंकमेंट बनाई है, ठीक है, कोई हिफाजती बंद बनाया है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट है। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, दरख्त लगाए हैं, रिक्लेमिंग की है जमीन को, जो है रिक्लेमिंग का मतलब है जमीन को दोबारा काबिल काश्त बनाना, खराब जमीन को दोबारा, एनक्लोजिंग, जमीन को एनक्लोज किया, कोई चार दीवारी वगैरह की है, लेवलिंग की है, लेवल किया है, ट्रेसिंग ऑफ लैंड, जो है आपने क्या कि लैंड को ट्रेस किया है, और फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एंड अदर वर्क्स ऑफ अ लाइक मैनर, या फिर इसके अलावा आपने कोई और काम किया है तो इसको क्या कहा जाएगा, ये सारे के सारे इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। और क्लॉज डी क्या कहती है, द इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर मोर कन्वीनियंट एंड प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन ऑफ द टेनेंसी, कोई बिल्डिंग वहां आपने खड़ी कर दी, मिसाल के तौर पे अब आपने आपने अपना आपका जो फॉर्म है वो काफी दूर है, और वहां पे आपने क्या किया, दो तीन कमरे बना लिए, ठीक है, और उसके साथ आपने जो है वो ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए छोटा सा गिराज बना लिया, जानवरों के लिए जो है वो बाकी भी एक बड़ा शेड बना लिया। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, यहाँ पे आप जो है वो अपने हिफाजत के साथ अपनी सारी चीजें वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, जो जो वो आपके आपके जो है वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं उनको वहां पर, ठीक है, हल क्राप वगैरह सारी चीजें जो है वो वहां पर रख सकते हैं, और वो ओपन जो है वो नहीं पड़ी होंगी, उनको जंग नहीं लगेगा, खराब नहीं होंगी। तो ओवरऑल क्या है, प्रॉफिटेबल कल्टीवेशन के लिए जो है वो हेल्प करेगी आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन में लिया जाएगा। क्लॉज ई है हमारे पास, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ दी फॉरगोइंग वर्क, ठीक है, कोई भी काम जो है फॉरगोइंग वर्क, यानी पहले कोई काम चल रहा था उसको जो है वो छोड़ दिया गया दरमियान में, मिसाल के तौर पे कोई बोर हो रहा था, ठीक है, या कोई कुआं खोद रहे थे, पहले आधा खोदा हुआ है, उसको जो है वो आपने उसको रिन्यू कर लिया या रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, या कुआं बंद पड़ा था उसको आपने चला लिया, ठीक है, या कोई बोर बंद पड़ा था उसको आपने सही करवा लिया। तो ऐसा अगर कोई काम आपने किया है जो कि महज सिर्फ रिपेयर वाली नेचर का नहीं है, ठीक है, अगर कोई नई चीज बनाई है तो उसमें आएगा इंप्रूवमेंट में, अदरवाइज जो है वो रिपेयर जो है वो इसके अंदर नहीं आएगी। बट इट डज नॉट इंक्लूड सच क्लियरेंस, इम्बैंकमेंट्स, लेवलिंग, इंक्लोजर, टेम्परेरी वेल्स एंड वाटर चैनल्स एज आर मेड बाय द टेनेंट, ठीक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कल्टीवेशन एंड विदाउट एनी स्पेशल एक्सपेंडिचर। कहता है इसके अलावा, लेकिन अगर कोई पानी का रास्ता आपने क्लियर किया है, कोई इम्बैंकमेंट बनाया, कच्चा कच्चा बंद बना देते हैं ना पानी को रोकने के लिए, कि बस इसको इसको जो है वो लग गया पानी इसके, तो इस पे जो है वो पानी बंद कर दे, तो वो मट्टी रख के उसको बंद कर देते हैं। कोई लेवलिंग उसने की है ऐसे ही अपने तौर पे, कोई ज्यादा पैसे खर्चे बगैर, कोई एनक्लोजर किया, ठीक है, रास्ता कोई उसने बंद किया, टेम्परेरी वेल बनाए हैं कोई, ठीक है, आरजी तौर पे कोई कुआं शुआं खोदा है जिसमें उसका कोई खास खर्चा नहीं हुआ, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इम्प्रूवमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है इसको ये समझा जाएगा कि ये रूटीन का काम है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो हल चलाया और उसे कहेगा जी मैंने इंप्रूवमेंट कर दिया, तो भाई आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया, बल्कि हल चलाना जो है इट्स अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हल चला के खालियां पैलियां वगैरह बनाई हैं अगर किसी ने, तो उसको इंप्रूवमेंट नहीं कहा जाएगा। और एनी अदर बेनिफिट एक्रूइंग टू लैंड फ्रॉम द ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑफ हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब होता है काश्त वगैरह, ठीक है, तो जमीन की काश्त वगैरह को जो है वो उसने जो भी काम किया है उसके ऊपर जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑर्डिनरी ऑपरेशन है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको जो है वो रूटीन काम के तौर पे लिया जाएगा। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सप्लेनेशन वन, अ वर्क विच बेनिफिट सेवरल टेनेंसीज मे बी डीम्ड टू बी विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ देम एन इम्प्रूवमेंट। कहते हैं एक काम जो है कि जो कि सेवरल टेनेंसीज को फायदा दे रहा है उसको भी इम्प्रूवमेंट कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे एक ट्यूबवेल लगाया है और काफी सारे टेनेंट को वो जो है वो पानी दे रहा है, जारी बात है वो इम्प्रूवमेंट है। एक्सप्लेनेशन थ्री भी इसमें दिया, वर्क एग्जीक्यूटेड बाय द टेनेंट इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट इफ सब्सटेंशियली डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी। अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिसने लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी के किसी पार्ट को डिमिनिश कर दिया, खराब कर दिया, तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले से कुआं मौजूद था, लेकिन उसने कहा नहीं जी मैंने दोबारा कुआं खोदना है, तो उसने उसी कुएं को जो है वो बड़ा करके जो है वो दोबारा कुआं खोद दिया, सही है, तो इसको जो है इम्प्रूवमेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, या फिर जो है वो ऐसा हरगिज नहीं है कि पहले से कमरा बना हुआ था उसको ढहा के दोबारा कमरा बना दिया, तो इसको भी जो है वो इम्प्रूवमेंट
नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पहले वाली वैल्यू जो है उसने उसको डिमिनिश कर दिया। टेनेंट का क्या मतलब है? टेनेंट कहते हैं बच्चों किराएदार, सही है। टेनेंट मत मींस एनी पर्सन होल्डिंग अ लैंड इन अ कॉलोनी एज ए टेनेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो कॉलोनी के अंदर जो है किसी ने कोई लैंड ली हुई, कॉलोनी का मतलब यहाँ पर वो कॉलोनी नहीं है, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज होती है इसका मतलब गवर्नमेंट की लैंड है। कॉलोनी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की लैंड है ये, जो कि वो लोगों को लीज पे देती है, रेंट पे देती है, ठीक है, ठेके वगैरह पे देती है, ताकि गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू मिले। अदरवाइज वो लैंड वैसे भी तो बैरन पड़ी हुई है। एंड इंक्लूड्स द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ ए टेनेंट। और इसके अंदर जो है वो उसके टेनेंट के प्रीडिसेसर और सक्सेसर जो है वो भी शामिल है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने जमीन ली, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, उसके बेटे के पास चली गई, ठीक है, उसके बाद उसके बेटे के पास चली गई, उसके बाद उसके नेक्स्ट बेटे के पास चली गई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो सारे ही जो है वो टेनेंट कंसीडर किए जाएंगे, और वो अपने आप को जो है वो कलेक्टर के पास जाके अपनी टेनेंसी को ट्रांसफर भी कराएंगे। एंड इंक्लूड्स द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, वो भी शामिल है। वो ये अदरवाइज वो ये नहीं कहेंगे कल को कि जी हम तो जो है वो टेनेंट है ही नहीं, जाए जाके जो है ना वो जो रेवेन्यू लेना है हमारे वाले साहब से ले, हमें तो पता ही नहीं है इसका। तो ओरिजिनल टेनेंट का क्या मतलब है? अब टेनेंट और ओरिजिनल टेनेंट मींस एनी मेल टू होम अ टेनेंसी इज फर्स्ट अलॉटेड बाय द कलेक्टर। सबसे पहले जो फादर था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फादर फॉर एग्जांपल उनका नाम था मिस्टर ए, ये जो है इसको जो है वो जमीन मिली कहाँ से? रेवेन्यू से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर जो है वो एलोकेट करता है। फिर उसके बाद उसके सन के पास आ गई, सन का नाम जो है फॉर एग्जांपल बी था, उसके बाद उसके सन के पास आ गई, उसका सन जो है उसका नाम सी था। तो ये जो ओरिजिनल टेनेंट कौन होगा? वो ये होगा, है ये ओरिजिनल टेनेंट कौन होगा? ये फादर होगा, जिसने जमीन पहली दफा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ली थी। फिर वो नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे ट्रांसफर होती चली जा रही है। ओरिजिनल टेनेंट मींस एनी मेल टू होम द टेनेंसी इज फर्स्ट अलॉटेड बाय द कलेक्टर एंड इंक्लूड्स द मेल ट्रांसफरी ऑफ सच टेनेंट, ठीक है, मेल ट्रांसफरी जो है उसके वो सारे उसमें शामिल हैं। एंड एनी मेल नॉमिनेटेड बाय द कलेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 टू सक्सीड अ फीमेल और टू होम टेनेंसी वाज फर्स्ट अलॉटेड। वो कहता है कि इसके अंदर ओरिजिनल टेनेंट जो है इसके अंदर जो है उसका मतलब क्या है? उसमें वो मेल शामिल है सबसे पहले जिसको पहली दफा दी गई है, और उसके बाद उसके ट्रांसफरी भी शामिल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसने इसको भी जो है ओरिजिनल कह दिया, इसको भी ओरिजिनल कह दिया, यानी कि सारे जो मेल ट्रांसफर हैं वो सारे भी, वो सारे के सारे क्या हैं? वो भी जो है वो ओरिजिनल टेनेंट है, सही है। वो अदरवाइज कल को वो ये कहेंगे जी हम तो असल टेनेंट है ही नहीं, असल टेनेंट जो हमारा फादर था जिसकी डेथ हो चुकी है, सही है। और इसके अलावा जो है वो सेक्शन 21 के अंदर उसने कहा है कि वो जो फीमेल टेनेंट से रिलेटेड है, फीमेल टेनेंट के मामले में ये होता है कि अगर फीमेल टेनेंट है, यानी कि इस शख्स का कोई बेटा नहीं है बल्कि बेटी है, और उसके बाद या इसकी वाइफ को जो है वो ट्रांसफर हुई है, और उसकी वाइफ जो है उसने बाद में उसकी डेथ हो जाती है या वो शादी कर लेती है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो टेनेंसी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, दोबारा जो है वो टेनेंसी रिन्यू करवाना पड़ेगी। सेक्शन 21 यही कहता है, ठीक है। तो ये था जी इसका प्रियम्बल, इसका स्टार्ट, इसका इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। फर्दर जो है वो इसके लेक्चर जो है वो हम अपलोड करेंगे, 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट समझना जो है वो बहुत आसान होगा। अगर वो आप पहले पढ़ लेंगे तो ये समझना आसान होगा। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज में इसने इजाफा किया होगा, ठीक है। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।